हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूँ और टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हम व्यंजन संधि कर रहे हैं। व्यंजन संधि की कुछ दो संधियाँ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट संधि पे चल रहे हैं और ये नेक्स्ट जो संधि है अपदांत अनुस्वार नियम या पर्ण सवर्ण नियम, पर्ण सवर्ण संधि, ये किस तरीके से काम करते थोड़ा सा आपको इससे पहले अपदांत अनुस्वार नियम सिखाने से पहले या फिर पर्ण सवर संधि सिखाने से पहले इसको अनुस्वार संधि जो मैंने आपको सिखाई है, क्योंकि अनुस्वार भी आप देख रहे हो इसके अंतर्गत है। जो अनुस्वार नियम मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसको भी रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस अपदांत अनुस्वार नियम को सीखने से पहले। दोनों में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको ये सिखा रही हूँ और अपदांत अनुस्वार नियम सिखा रही हूँ। और जो मैं अनुस्वार संधि सिखा चुकी हूँ उसको भी हल्का सा आपको समझाऊंगी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप अनुस्वार संधि में जाकर डिटेल में समझ सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये अपदांत अनुस्वार नियम या पर्ण सवर्ण संधि बता रही हूँ। जैसे एज यूजल जैसे लिखते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण और जमा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इसी को देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं देखते। प्रथम वर्ण, राइट। अब हमारा यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अपदांत अपदांत अनुस्वार होना चाहिए। और पीछे हमारे पास इस तरफ क्या होना चाहिए? उत्तर पद के अंतिम प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए? वर्गीय वर्गीय कोई भी व्यंजन, वर्गीय कोई भी व्यंजन, ये सिचुएशन होनी चाहिए, राइट। और आप जानते हैं बच्चों, आप जो जानते हैं ये जो अपदांत अनुस्वार का मतलब क्या है? अपदांत अनुस्वार का मतलब है कि अंत में अ होना आवश्यक है। इसमें अ अ अ तो अपदांत अनुस्वार में जैसे हम कह सकते हैं चम, चम में अगर हम इसका अनुस्वार से पहले हमारे पास क्या है? अ। और हम बोल सकते हैं अम, अंतिम वर्ण अ है। तो ये हमारा अपदांत अनुस्वार कहलाते हैं, राइट। और पीछे हमारे पास वर्गीय कोई भी व्यंजन होना चाहिए। क्लियर? अब ये तो जब अगर सिचुएशन होगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, ये अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारा आंसर क्या बनेगा? वर्गीय वर्ण, क्या? वर्गीय वर्ण, वर्ण का पंचम वर्ण, वर्गीय वर्ण, जो भी वर्गीय वर्ण है हमारे पास, जो वर्ण आया उसका वर्गीय वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। मैं आपको यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ये जो अनुस्वार है या ये जो अनुस्वार है ये क्या हो जाएगा? वर्गीय वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। बस, आपको कोई फर्क नहीं होगा। ये जो आपके व्यंजन है, अनुस्वार है, ये अनुस्वार किस में बदल जाएंगे? वर्गीय, ये जो वर्गीय वर्ण है, वर्गीय वर्ण कौन सा है? ये जो वर्गीय वर्ण है उसके पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। अब आपको मैं इसको भी जरा इस तरह से न लिख करके आपको मैं लिख के दिखा दे रही हूँ। ये वर्गीय वर्ण का वर्ण, वर्गीय वर्ण है ना। अब ये आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। तो अब हम यहाँ नहीं लिखते, अब हम सीधा आंसर लिखते हैं। कहाँ पर? इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा वर्गीय वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा, राइट। पीछे मैंने उदाहरण लिख के रखे हैं तो मैं उदाहरण जब कराऊंगी तब आपको समझाऊंगी। अब अच्छा, अब चलिए उदाहरण करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? उदाहरण करते हैं, है ना। अब ये देखिए आपके पास क्या है? अनुस्वार से पहले अ आया है, राइट। ये आपका हो गया है ना। और कितना ये क जो आया है हमारे पास वर्गीय है, वर्गीय वर्ण का प्रथम अक्षर है क। अब हमें ये कहा है कि ये जो अनुस्वार है वो इस वाले वर्गीय वर्ण के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। हमारे क का पंचम वर्ण क्या होता है? क ख ग घ ङ। तो हमारे अनुस्वार की जगह क्या लग जाएगा? हमारा अनुस्वार की जगह वर्गीय वर्ण का पंचम वर्ण कौन सा है हमारे पास?
ये हो जाएगा अंकितः। अंकितः। आप ये भी लिख सकते हैं अंकितः। क जो होता है हमेशा ङ के नीचे लगता है, अंकितः। राइट, आपको बात समझ आएगी बच्चों। देखिए, एक तरीका हमारे पास ये अंकितः ऐसे लिखने का है, दूसरा तरीका हमारे पास आता है अंक। देखिए, पहला तरीका ये है अंकितः ऐसे लिखने का है, दूसरा हम इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकितः। क्लियर? दोनों में विसर्ग आ जाएंगे। ओके, अब ये देखिए, चम। चम में क्या है आप देख रहे हैं, अनुस्वार है, इससे पहले हमारे पास क्या है, अ है। राइट, अ के बाद हमारे पास इधर, ये देखिए, आपका इधर भी देख लीजिए, आपका यहाँ पे ये देखिए अपदांत अनुस्वार है। अपदांत अनुस्वार का मैंने मतलब बताया कि अनुस्वार से पहले अ होना चाहिए। राइट, अब इस अनुस्वार से पहले हमारे पास यहाँ अ है और यहाँ पे और वर्गीय वर्ण है च। तो इस वर्गीय वर्ण का पंचम वर्ण क्या होता है, च छ ज झ ञ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा च और इस अनुस्वार की जगह लग जाएगा ये पंचम वर्ण चंचला। राइट, घंटा, घन घन। देखिए, इस अनुस्वार से पहले अ है, क्या है ये अ, हमारा अपदांत अनुस्वार है, यानी इस अनुस्वार से पहले अ है, तो हम इस अनुस्वार को क्या कर देंगे, अनुस्वार हटा करके हम क्या कर देंगे, ये ट वर्ग का वर्गीय ट है, तो ट ठ ड ड ण, ट ठ ड ड ण, घंटा। बात समझ आ रही है? बहुत आसान है, बस हमें ये नियम देखना है। ये नियम हमारे पास क्या होना चाहिए, अपदांत अनुस्वार होना चाहिए, अर्थात अनुस्वार से पहले अ होना चाहिए या अंत में अ अनुस्वार होना चाहिए, और वर्गीय का कोई भी व्यंजन होना चाहिए। जब वर्गीय का कोई भी व्यंजन होगा तो हम उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे। तो घंटा, अब चंदनम, है ना। अब क्या है, ये देखिए च द है आपके पास, त द द, तो द कौन सा है, त थ द, हमें कौन सा वर्ण लगाना है, पंचम वर्ण, त थ थ द, त थ द द न, तो चंदन। राइट, नेक्स्ट आ जाइए, हम नेक्स्ट करते हैं चन, अपदांत अनुस्वार और ये प, प, तो चन च प, प फ ब ब म, चम प क। और कुछ नहीं करना है, सरल है ना बच्चों, कितनी आसान है। बस आप ये देखिए, उस वर्ग का पांचवा अक्षर लगाइए। आपको मैंने व्यंजन लिखवा भी दिए हैं और आप व्यंजन याद भी कर लीजिए। अगर आप व्यंजन याद नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस व्यंजन का पांचवा वर्ण कौन सा है, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं याद करना, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी। राइट, अब आ जाइए दिवम गतः, दिवम जमा गतः। अब ये देखिए दिवम, है ना। अब दिवम में क्या है, ये म है और इससे पहले क्या है हमारे पास, अनुस्वार। अब देखिए, ये जो संधि है, ये हमारी अभी तक ये जो संधियां मैंने आपसे कहा था, आपसे ऊपर मैंने क्या कहा था कि इस संधि के साथ मुझे पीछे वाली अनुस्वार संधि का नियम भी सिखाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जब मैंने आपको ये अपदांत अनुस्वार नियम सिखाया था, बताना शुरू किया था, तब मैंने कहा था हमें अनुस्वार संधि को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें अनुस्वार को भी हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं वो अनुस्वार संधि का नियम लिखवा रही हूँ। अनुस्वार, अनुस्वार संधि का नियम क्या है, हमारा नियम था अगर ये म आए और पीछे कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, तो हमारा क्या होता है, म को अनुस्वार हो जाता है। राइट, यही सिखाया था। अब देखिए, अगर हमारा म को अनुस्वार हो जाता है, ये तो अनुस्वार संधि है। अगर हमारा कोई भी व्यंजन जो है, जैसे सपोज हमने दिवम जमा गतः, जब हमने इसको लेंगे तो हमें दो संधियां लगानी पड़ेंगी। कौन कौन सी संधि, पहले तो हम लगाएंगे दिवम जमा गतः, यह हमने कौन सी संधि लगाई, यह हमने लगाई अनुस्वार संधि। राइट, अनुस्वार संधि। और इसके बाद अब अनुस्वार के बाद ग आया है, वर्गीय वर्ण आया है, तो अब हमने लगाया
दि दिवंग ग ग ग पांचवा वर्ण क्या होता है? क ख ग ग ङ, तो दिवंगतः। तो हमारी ये दिवंगत, ये हमने किस संधि के अनुसार बनाया? ये हमारा बना पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण, पर सवर्ण संधि के अनुसार। क्लियर? आपको बात समझ आई? ये जो थे ये हमारा डायरेक्ट, इसे अगर हम बोलें तो ये हमने क्या किया था, हमारे पास वर्गीय हमें हमें अपदांत अनुस्वार आया था और अपदांत अनुस्वार के बाद वर्गीय वर्ण आया था। तो हमने परसमण संधि हमने क्या किया, सीधी परसमण संधि लगा करके काम कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास अनुस्वार नहीं आया है, आप समझ रहे हो? आपके पास अनुस्वार नहीं आया, आपके पास म आया है। इस म को पहले हम अनुस्वार संधि के द्वारा परसवर्ण संधि का उदाहरण बनाएंगे, जैसे हमने बनाया ये। इसके बाद हम लगाएंगे दिवंगतः, फिर हम परसवर्ण संधि लगाएंगे। ओके, जैसे कुम अभी ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेगी, मैं इसलिए यहाँ ये कर रही हूँ, पेन चेंज कर रही हूँ ताकि आपको फर्क नजर आए। ये सीधी परसवर्ण संधि है और यहाँ पे अनुस्वार संधि भी लगी हुई है। जैसे यहाँ पे बन जाएगा कम फिठ, व्यंजन आया है तो कम जमा ठितः। अब इसके बाद ये अनुस्वार का हो गया नियम, और इधर हमारे पास हो जाएगा ये पर सवर्ण का संधि का नियम हो जाएगा। क्या बनेगा? टठ डडण, तो कण कुंठितः। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखिए, म आया है, अनुस्वार आया है, पहले हम इसको इसमें बदलेंगे, अम जमा कितः, है ना? अब इसको देखिए हम फिर इसमें परसमण में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा, व्यंजन आया है पीछे, तो हमारे पास अंग, ये शायद मैं आपको ऊपर भी सिखा सकूँ, अंकितः। क्लियर? और देखिए अम जमा चितः, अम जमा चितः, इसको भी हम पहले क्या करेंगे, अम और जमा चितः। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ फिर हम डालेंगे तो चाय चछ जज यहाँ, तो हो जाएगा अन चछ जज छ जज यहाँ, तो अन इसका होगा च छ जज यहाँ, अनचितः, अनचितः। क्लियर? और नेक्स्ट चलते हैं, शाम जमा त, तो यहाँ हो जाएगा शाम, ये अनुस्वार संधि के समातः, है ना? तो यहाँ हो जाएगा आपका शाम, तो ईशा और तथ ददन शांतः। ठीक है? नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट में करते हैं कम जमा टकः, है ना? इसका आगे हो जाएगा टठ डणा, तो कण टकः। चलिए अब और नेक्स्ट करते हैं 12वें पे, सम जमा धानम। ओके, और ये हमारा बन जाएगा सन तथ ददन, तो सन धानम। क्लियर? और देखते हैं, इधर आ जाइए, 3 और है हमारे पास, शम जमा करह, तो इसका हमारा हो जाएगा, अनुस्वार के बाद ये वर्गीय आया है तो क ख ग घ ङ, तो शंकरः। देखिए अब ये हलंत लगेगा, क्यों? क्योंकि ये म है, म को अनुस्वार हुआ है शंकरः। क्लियर? ये ङ नहीं बन रहा है, ये व्यंजन आपको पता है ना, हमारे हर संस्कृत के व्यंजन में क ख ग घ ङ, ये अगर हम ये अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो इट मीन्स इसके साथ अ जुड़ा हुआ है। हमारे व्यंजन तो अ अलग है ही, रहता ही है व्यंजन में, हम अ नहीं लगाते हैं, हम हलंत लगाते हैं। राइट? आगे चलिए, चम जमा पकः, है ना? और ये प फ ब ब म, तो ये व्यंजन की जगह क्या हो जाएगा, म, चम पकः। व्यंजन वाला म कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सम जमा धेहि। राइट? अब ये हो जाएगा हमारा सम ध ध त थ द द न, तो संधेहि, न लगा दिया। तो इस तरीके से आप देखो, एक संधि तो डायरेक्ट आती है हमारे पास जिसमें हमारा अनुस्वार लगा होता है, ये भी हमारी
कौन सी संधि है? ये डायरेक्ट संधि आने वाली कौन सी है? हम अनुस्वार को वर्गीय वर्ण का पंचम वर्ण बना देते हैं, राइट। और उसके साथ साथ हमारे पास ये दो संधियों के रूप में भी आ जाती है। व्यंजन अनुस्वार न लग के म लगा होता है। जहाँ पर अनुस्वार न लग के म लगा होता है वहाँ पर हम पहले अनुस्वार बनाते हैं अनुस्वार संधि के माध्यम से, फिर हम परसमर संधि का प्रयोग करते हैं, तो हमारा इस तरह से आंसर आता है, राइट। अब थोड़ा सा फर्क है, कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। जैसे हम आपको इसका दो उदाहरण बता रही हूँ जिसमें एक परसमर संधि बनेगी और एक जगह परसमर संधि नहीं बनेगी, है ना। अब देखिए, अगर हम करते हैं, जैसे मैंने आपको कोई भी बता देती हूँ, राइट। आप देखिए हमारे पास एक आता है, जैसे आपका एक ये बता दे रही हूँ, ये देखिए म को अनुस्वार कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा चम जमा पकहा, राइट। अब हमने म को हमने ये संधि बनाई अनुस्वार संधि। अब हमने क्या किया, इसको पहले किया चम जमा पकहा। अब देखिए हमें जो ये अनुस्वार मिला है, उसके पीछे हमें वर्गीय मिला है, तो हमने क्या कर दिया है, हमने वर्गीय मिलने के कारण हमने कर दिया है इसे चंपकहा, राइट। अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। अब दूसरा उदाहरण क्या है, हरिम वंदे, हरिम जमा वंदे। अब ये हमारे पास यहाँ म आया है ना, ये अनुस्वार संधि है, तो हम यहाँ पर हरिम वंदे करेंगे। क्यों हरिम वंदे करेंगे? यहाँ हमारी परसवर्ण संधि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये व जो है हमारा पीछे जो है वर्गीय नहीं है ना। तथा तद कख गंग च टठ डन तथा ददन पफ बब म यर लव हमारे जो हैं वो वर्गीय नहीं है, इसलिए हमारी ये केवल अनुस्वार संधि बनेगी। ये हमारी परसवर्ण संधि में नहीं जाएगी, यहाँ पे पंचम वर्ण नहीं लगेगा। क्लियर? दो जगह संधियाँ जो हमारी अनुस्वार संधि है वो दो तरीके से आती है। एक अनुस्वार संधि हमारी पंचम वर्ण में भी चली जाती है, जब वो अनुस्वार संधि पंचम वर्ण में चली जाती है तो वो परसवर्ण संधि कहलाती है। और एक हमारी संधि ऐसी होती है जो पीछे हमें वर्गीय नहीं मिलते हैं। जब हमें कोई पीछे वर्गीय नहीं मिला तो हम पंचम वर्ण नहीं लगा सकते हैं। और हमें यहाँ पे देखिए अ भी नहीं मिला है पीछे, है ना, तो ई मिला है, तो हमें ये इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, अनुस्वार संधि में ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पीछे व्यंजन मिलना बहुत जरूरी है और अपदांत अनुस्वार होना चाहिए। ये अपदांत अनुस्वार नहीं बना। जो अपदांत अनुस्वार, यहाँ अपदांत अनुस्वार होना चाहिए, यहाँ पे अपदांत अनुस्वार नहीं बना और यहाँ पे वर्गीय नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सी संधि नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे परसवर्ण संधि नहीं मिल सकती है। एक उदाहरण और देख, जगह स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं एक वर्बली आपको उदाहरण बता दे रही हूँ। ग्रामम जमा याति लिख देती हूँ नज़दीक से, थर्ड पे ग्रामम जमा याति। अब देखिए म को अनुस्वार हो जाएगा। जब हमने म को अनुस्वार किया तो ये क्या बना, ग्रामम और ये याति। अब यहाँ अ तो है, यहाँ अ तो अनुस्वार अपदांत अनुस्वार तो है, लेकिन हमारा पीछे वर्गीय नहीं मिला है, तो वर्गीय न मिलने के कारण हम इसको केवल अनुस्वार संधि लिखेंगे। हम करेंगे ग्रामम याति। क्लियर? तो आपको समझ आया होगा। पहले में हमारे पास अपदांत अनुस्वार था और पीछे हमारे पास क्या था, हमारे पास वर्गीय वर्ण था, तो हमने इस वर्गीय वर्ण को परसमर संधि में बदल दिया। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड में हमारे पास अपदांत अनुस्वार भी नहीं आया है, यहाँ पे हमारा अपदांत अनुस्वार भी नहीं आया है और यहाँ पर हमारा अपदांत अनुस्वार भी नहीं आया है और यहाँ पे पीछे हमारा वर्गीय वर्ण भी नहीं आया है। तो हमने क्या किया, हरिम वंदे छुरा। अब इसमें तीसरे वाले उदाहरण में हमारे पास अपदांत अनुस्वार तो आ गया, लेकिन पीछे हमारे पास वर्गीय वर्ण नहीं आया है, इसलिए हम तभी भी नहीं करेंगे, तभी भी हम ग्रामम याति ही करेंगे, राइट। तो मैं समझती हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के, तो ये बहुत आती है संधि बच्चों। अब देखिए ये संधि जो है ये केवल
ये जो 1 से लेकर 5 तक है वो केवल अनुस्वार था, तो हमने पंचम वर्ण लगा करके, और पीछे हमारे पास वर्गीय का वर्ण था तो हमने पंचम वर्ण लगा के कर दिया। अब इसके बाद वाले जो वर्ण हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, ये हमारे पास पहले अनुस्वार संधि बनी है, फिर अनुस्वार के बाद हमने वर्गीय देखा है, तो हमने ये आपकी वर्ण सवर्ण संधि बना दी है। यहाँ हम आपको बोले ये नाम जो मैंने और एक दिया है, अपदांत अनुस्वार नियम के अनुसार इसकी संधि बना दी है, और अनुस्वार में मैंने बता ही दिया आपको। राइट, तो चलिए ये क्लास में यहीं क्लोज करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छी संधि है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और आप करेंगे तो, अगर आप डायरेक्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो चलिए मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।